नमस्कार दर्शकों, आज के हमारे प्रोग्राम साहित्यकार में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको रूबरू कराऊंगी एक ऐसे कवि से जिनका बचपन ननिहाल में बीता। उनका जन्म 29 मई 1954 में बिहार के वैशाली ज़िले में हुआ। बचपन में ही उनकी माताजी का देहांत हो गया जब वह करीब 8.5 साल के थे। उसके बाद वह अपने नाना नानी के लाड़ प्यार में पले बढ़े। उन्होंने कई सारी कविताएं लिखी जिनमें उन्हें कई पुरस्कारों के साथ सम्मानित भी किया गया। तो चलिए जानते हैं उन्हीं से उनके बारे में। नमस्कार मदन जी, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। नमस्कार स्वाति, बहुत बहुत आभार आपके प्रति और आपके चैनल के प्रति और आपके इस कार्यक्रम के प्रति। कश्यप जी, आपका बचपन कैसा रहा? आप किन स्थितियों में पले बढ़े, इस बारे में कुछ बताइए। मैं अपने बचपन के बारे में एक ख़ास बात आपको बता दूं कि मेरा बचपन 2 भागों में बटा हुआ है। जब मैं 8 साल का था, 8 साल कुछ महीने का लगभग, तो मेरी माँ का निधन हो गया। ये बड़ा मेरे लिए दुर्भाग्यपूर्ण भी था। तो मेरा बचपन 2 भागों में बट गया, यानी माँ के साथ का बचपन, 8 साल तक का बचपन, और फिर माँ के निधन के बाद का बचपन, जो किशोरावस्था और में तक वो जिसकी निरंतरता बन जाती। तो इस दृष्टि से जब देखें तो माँ के साथ वाला जो बचपन है वो तो बहुत ही सुंदर बचपन था, क्योंकि माँ की जो एक छाया होती है उसमें बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई होती हैं। मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ जो एक साधारण किसान परिवार था अपनी मानसिकता में, लेकिन ज़मींदार इस अर्थ में कि थी ज़मींदारी एक ज़माने में, लेकिन वो फिर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी कि हमारे जो रैयत लोग थे वो ज़्यादातर ऊंची और सवर्ण जातियों के लोग थे। तो उनसे ज़मींदारों ने जो वो काम किया, ज़मींदारी ख़त्म होने के बाद की रैयतों की ज़मीन हड़प ली, वो काम हमारे लोग, हमारे दादाजी नहीं कर पाए। मैं उनको श्रेय नहीं देता हूँ, श्रेय उन किसानों का है जो सवर्ण होने के कारण, पढ़े लिखे होने के कारण इतना सचेत थे कि उन लोगों ने अपनी ज़मीनें बचा ली। तो हुआ क्या कि हम लोगों के पास ज़मीन बहुत कम हो गई और ज़मीन बट करके एक छोटे किसान का ही स्वरूप बन गया। मानसिकता भले ज़मींदार की रहे। और फिर पिता उसी रईस मिजाज वाले थे, तो खेती करते नहीं थे, वो कराते थे। आप सोचिए कि ये 67 के पहले वाला, जब हरित क्रांति के पहले वाला जो समाज था, जबकि प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता बहुत कम थी, तो एक संकट का ही परिवार रहा होगा बचपन का भी हमारा। लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता है। माँ के रहने के बाद अच्छा खाना, अच्छा दुलार, अच्छा जीवन, सब कुछ जो अच्छा का मतलब कि उसकी अच्छाई का कोई अंत नहीं है, लेकिन जो एक सामान्यतः जो हमें जो आसपास के लोगों से बेहतर ही मिलता था, तो वो जीवन बहुत अच्छा था। उसकी बहुत कम स्मृतियाँ हैं, बहुत कम चीज़ें उस समय की याद हैं। और पहली बार स्कूल में जाना वो याद है, क्योंकि आप पहली बार जाते हैं तो उसकी स्मृति रह जाती है 4 साल की उम्र में। सर, आपको बचपन में माता का प्यार जितना मिलना चाहिए था वो आपको नहीं मिला। माँ के निधन के बाद वो एक बड़ी घटना थी मेरे जीवन की। माँ को एक पेट में कोई ऐसी बीमारी थी जिसका ऑपरेशन हुआ पटना में जाकर। ऑपरेशन के दौरान ही उनका निधन हुआ और हम लोग गांव में थे और फिर गांव तक सूचना ही गई। मतलब वो अंतिम दर्शन भी उनका नहीं कर सकते, क्योंकि जो उस समय तो फ़ोन का भी ज़माना नहीं था, कुछ भी नहीं था। ये 62-63 की बात है। तो वो खबरें उसी तरह से गई कि लोगों ने दाह संस्कार कर देने के बाद पहले जाघाट में, और तब हमारे घर के लोग, पिता वगैरह लौट कर गए। तो ये हुआ कि उसके बाद मैं ननिहाल में आकर रहने लगा। ननिहाल के लोगों ने मुझे बुला के रख लिया। तो हमारे ननिहाल वाले जो थे वो उस तरह से ज़मींदार वाले नहीं थे, लेकिन वो किसान बहुत अच्छे थे। और हमारे नाना जी बहुत उद्यमी थे। अपने समय में उन्होंने बहुत ज़मीनें खरीद के और ज़मींदारों से ले करके, और एक प्रगतिशील किसान जो होता है, जिसके पास जीवन के सारे साधन होने चाहिए, गाँव की जो संपन्नता होती है, वो वैष्णव परिवार था। तो वहाँ पर दूध, माने गाय हैं, भैंस है, बैल है, सब्जियां उग रही है, सब कुछ जो होता है एक काफ़ी अच्छा समृद्ध परिवार था। जो शिक्षा की मानसिकता हम लोगों की जो थी वो बिल्कुल वैसी नहीं थी। वो तो उस समय होता ये था कि इस गांव के स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ना है, बहुत खर्च नहीं है, सब कुछ है, तो वो कोई मुश्किलें नहीं थी। आप नाना नानी की छत्र छाया में पले बढ़े, आपका बचपन ननिहाल में ही बीता, तो आपको किस प्रक्रिया ने कवि बनाया या आपको साहित्य से लगाव कैसे हुआ, इस बारे में बताइए। ननिहाल में लगातार रहने के बाद जो भावनात्मक
उत्पीड़न हुआ, जो पीड़ा भी हुई, जैसे जिस घर में हम रह रहे हैं उसमें साधन तो की कमी नहीं है, लेकिन किसी चीज़ पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। मुझे खाना मिल रहा है, अच्छा खाना मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये लगता है कि जो मिल रहा है तो ठीक है, अगर ना भी मिले, कभी एक शाम ना भी मिले, कोई चीज़ ना भी दी जाए, तो कुछ अपनी संवेदनशीलता के कारण और इसके कारण मैं मांगता नहीं था। पढ़ाई लिखाई बस रूटीन ढंग से चलती थी चीज़ें। कई बार बहुत मन भी नहीं लगता था पढ़ने में, सब कुछ ठीक है। एक लगता है कि एक घर में जहाँ सब कुछ है और आपको गांव के लिहाजन वो ठीक ठाक ही है जो आपको मिल रहा है, लेकिन एक हमेशा एक बोझ है कि किसी भी चीज़ पर आपका कोई हक नहीं, ये हक नहीं है आपका, वो मेरे भाइयों का हक है, उनका हक है, उनका परिवार है, उनकी ज़िंदगी। तो ये हालांकि कोई ऐसा कहता नहीं था, ऐसा नहीं है कि कोई मुझे इस बात का रोज़ एहसास कराता था। हमारा छोटा भाई था, वो हमसे काफ़ी छोटा, वो तो और भी 6 महीने का था, तो वो रहता था, उसको कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वो मानसिक रूप से इस तरह से नहीं सोचता था। लेकिन हमारे भीतर की जो संवेदनशीलता थी, जो यह सोचने को हमें बाध्य करती थी बार बार, इसके कारण एक अंतर्मुखी व्यक्तित्व बनता चला गया, और वही अंतर्मुखी व्यक्तित्व मुझे लेखन की ओर ले आया। अन्यथा मैं विज्ञान का विद्यार्थी था और अच्छा ही था। पढ़ने लिखने का काम मैं तो ये मानता हूँ कि मैं चूँकि एक किसान परिवार में रहता था, कर्मठता का तब भी मुझे बहुत अभाव था, और कोई काम खेती किसानी का ज़्यादा करना नहीं चाहता था ध्यान, तो सबका एक बहाने की तरह पढ़ता था कि पढ़ते रहेंगे तो कोई कहेगा नहीं कि कोई काम करो। तो मैं सिर्फ इसलिए भी पढ़ता था, इसलिए ज़्यादा भी पढ़ता था। तो जो 8th 9th तक के किताब में जब मैं चला गया था तो क्लास लाइब्रेरी का मैं इंचार्ज भी था। कृषि के काम से बचने, कामचोर होने के कारण इन सब चीज़ों ने मुझे पढ़ाई की ओर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान लगाया, और इन्हीं चीज़ों में से लिखने की भी एक चीज़ जो आई वो इसलिए आई, फैंटेसी से आई सबसे पहले। और एक पहला फैंटेसी मेरे जीवन का ये था कि मैं 8.5 साल की माँ के मरने के बाद बहुत दुखी था। जो हमारे यहाँ प्रचलित कथाओं में जो होता है पुनर्जन्म तमाम ये सब, उन सब चीज़ों के हिसाब से हमने बना लिया था। तो मैं सोचता था कि मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊँगा तो जाके किसी जंगल में भगवान की आराधना करूँगा, तपस्या करके, और अपनी माँ को उनसे वापस मांग लूँगा। तो ये भाव बहुत दिनों तक रहे मेरे भीतर, जब तक कि हम पूरी तरह से इतना विवेक नहीं बढ़ गया कि लगे कि ये सब वाहियात बातें हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो इस विवेक के आने के पहले तक ये भाव थे। इस भाव से, और जो भी हो, इस भाव से 2 चीज़ें हुई। एक तो इसने जीवन को बचाया। जब आप सोच लेते हैं, मतलब इतनी गहन निराशा होती कि हमारी माँ नहीं है जो सबसे ज़्यादा मुझे प्यार करती थी, तो इस उम्मीद ने जीवन को बचाया, और दूसरी तरफ इस कल्पनाशीलता ने लेखन का बीजारोपण भी मेरे भीतर किया, और जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व बना उसने साहित्य की ओर प्रेरित किया मुझे। बीए में जैसे ही मैं पढ़ने लगा तो बीए में कुछ आधुनिक कविताएँ भी पढ़ाई जाती थी। उसके बाद हम अज्ञेय को पढ़ रहे थे। आंगन के पार द्वार जैसा संग्रह था जो आधुनिक बोध की कविताएं थी। उसके बाद मुक्तिबोध पाठ्यक्रम में नहीं थे, एमए में जाके हुए, वो तारसप्तक पाठ्यक्रम में आया, लेकिन उनको भी जानने लगे, पढ़ने लगे। तो ये नई तरह के कवि, नए कवि। उस बीच में नागार्जुन को तो आंदोलन के कारण भी जानते थे। 74 में बिहार आंदोलन हुआ था बिहार में, तब भी मैं विद्यार्थी था। उसी पीरियड में पढ़ाने वाले शिक्षक थे, उसमें एक आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री थे जो हिंदी के बड़े कवि अपने समय के रहे। तो उनके साथ रहने से वो बहुत मानने लगे मुझे, और संडे उंडे को बुलाकर वो रविवार को और पढ़ाते भी थे बहुत सारी चीज़ें। तो उनके माध्यम से संस्कृत और हिंदी की जो पूरी काव्य परंपरा है वो जानने का, संस्कृत मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन संस्कृत जाने बगैर संस्कृत की परंपरा, उसके साहित्य, उसके एस्थेटिक्स, काव्यशास्त्र, इन चीज़ों के बारे में जो जानकारी होनी चाहिए थी वो प्राप्त हुई वहाँ से। तो एक ऐसे गुरु भी मिले। तो इस तरह से यात्रा शुरू हुई और फिर निरंतर बढ़ती चली गई। और हुआ यह कि मेरे जीवन में हमेशा ही कुछ न कुछ ऐसा कष्ट, कुछ न कुछ ऐसा संकट आता रहा, जिस संकट ने के कारण मेरा ये बाह्य भौतिक जीवन तो कुछ प्रभावित हुआ, कुछ मुश्किलें आई, लेकिन उससे अंततः साहित्य में फ़ायदा हो। अब तक आपकी कितनी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं? किताबें तो मैंने एक भी नहीं लिखी है, सब संकलन है। अभी इच्छा है, मैं एक दो किताबें लिख रहा हूँ मैं, और अभी इस उम्र में भी एक इच्छा है कि किताब लिख पाऊँ। किताब का मतलब होता है कि पूरी तैयारी के साथ एक विषय को केंद्र में रखकर मुकम्मल किताब लिखना। लेकिन अब तक मेरी जो किताबें, मेरे 6 कविता संग्रह है, तो 6 का 6 संग्रह है वो, मैंने कविताएं फुटकर है, अलग अलग छपी अलग अलग समय में, और उनको फिर संग्रह के रूप में बनाया गया। तो पहला संग्रह मेरा आया 1992 में छपा था ये,
लेकिन उदास है पृथ्वी। फिर ले देर देर से दूसरा संग्रह सन 2000 में मेरा आया, नीम रोशनी में। तीसरा संग्रह कुरुज नाम से मेरा 2006 में। चौथा संग्रह 2014 में दूर तक चुप्पी, जो छोटी कविताओं का संग्रह है, तो उसमें छोटी कविताएं इस बीच की थी और कुछ पहले की भी जो छोड़ दी थी, संग्रह में नहीं दी थी, वो कविताएं उसमें शामिल करके। पांचवा संग्रह अपना ही देश, अभी 19 में मेरा छठा और सबसे अब तक का आखिरी संग्रह आया, पंसोखा है इंद्रधनुष। तो 6 तो कविता संग्रह है। उसके कविता के अलावा जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैं लिख रहा था, कुछ तो साहित्य की आलोचना भी, कुछ लोग मानते हैं अभी भी कि आप साहित्य आलोचना अच्छा लिख सकते हैं, लेकिन मैंने उसको गंभीरता से नहीं लिया। कुछ तो फ्रीलांसिंग के कारण पुस्तक समीक्षाएँ भी लिखी, आलोचना लिखा, ये सब है। लेकिन मुख्य रूप से सामयिक विषयों पर वैचारिक लेखन, राजनीति पर और सामयिक वैचारिक चिंतन पर अलग तरह का लेखन, जो ज़्यादातर अखबारों के लिए था। जैसे एडिट पेज पर जो होता है, जो लेख आते हैं, तो उसमें मैं समझता हूँ कि कम से कम 150 एडिट पेज पर लेख तो मेरा अकेले सहारा में होगा, और 70-80 जनसत्ता में, 20-25 हिंदुस्तान और 20-25 नवभारत टाइम्स में। तो इन अखबारों में के एडिटोरियल पर, उस समय के ज्वलंत विषयों पर जो लेख लिखता रहा मैं सरकारी नौकरी में चला गया था शुरू में एमए करने के बाद, और थोड़े दिनों तक पत्रकारिता की, और उसके बाद मैं पीएसयू में, पब्लिक सेक्टर में, राजभाषा विभाग में राजभाषा अधिकारी के रूप में रखा। तो 20 साल मैंने वो नौकरी की। तो उस पीरियड में लिखना काफ़ी कम हो गया था। आप राजनीतिक चीज़ें नहीं लिख सकते, लेकिन मैं बीच बीच में लिख देता था, थोड़ा सा नाम का फ़ायदा उठा के। कि ऐसा भी है कि एक तरफ मैं इलेक्शन की ड्यूटी भी कर रहा हूँ, और उसी दिन सरकार, यानी सरकार कांग्रेस की थी, कांग्रेस के खिलाफ हैं, कांग्रेस की सत्ता के खिलाफ अखबार में लेख भी छपा हुआ, तो वो सब थोड़ा बहुत चला। तो उस तरह के लेखों का एक संग्रह मतभेद नाम से पहले मैंने बनाया था। 18 वर्षों का जो लेखन था 20 वर्षों की नौकरी में, उसका भी एक छोटा सा किया था। तो ये 3 गद्य की ऐसी किताबें हैं। ये भी मैंने कहा ना कि एक किताब, इसको कायदे से नहीं कहा जाए, ये लेखों का संग्रह। नौकरी मैंने छोड़ दी सन 2000 में आके, पब्लिक सेक्टर की, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। थोड़ा बहुत है, थोड़ा संकट उसके बाद बढ़ा, लेकिन लिखना भी बढ़ा। सर, मैंने अब तक कई सारे लेखकों को देखा है, कवियों को देखा है, उन्हें लेखन में किसी न किसी से सहयोग मिला होता है। तो आपको किसी से सहयोग मिला? लेखन तो सहयोग की कोई चीज़ भी नहीं होती, और कविता तो ऐसे भी किसी के सहयोग से नहीं लिखी जा सकती है। अगर लिखी जाती तो बहुत लोग हमारे बहुत प्रिय हैं और अच्छी कविताएं लिखना चाहते हैं, नहीं लिख पा रहे हैं, मैं ही सहयोग कर देता कि वो अच्छे कवि हो जाएं, तो नहीं होता है। अब मैं ही जो हूँ, अच्छा या बुरा जो हूँ वही हूँ, वो किसी से होता नहीं। लेकिन सहयोग सिर्फ इसका होता है कि आपको क्या इस तरह का कोई मंच दिया गया कि जिसके आधार पर आपके लेखन की जगह बनाने में आपको सहूलियत हो। तो ऐसा कुछ नहीं था मेरा, क्योंकि यह मेरे स्वभाव में नहीं था। कोई ख़ास ऐसा व्यक्ति नहीं कि जिसका बहुत सहयोग मिला हो और जिसके कारण मुझे लिखने में सहूलियत मिली हो, ऐसा नहीं था। लेकिन थोड़ा बहुत सहयोग सबका था, जो भी मिलता था सहयोग ही करता था। सब मित्र लोग थे, कोई भी आए। अब दूरदर्शन में आया तो दूरदर्शन में लीलाधर मंडलोई थे, तो वो मेरे पहले से ही मित्र थे, कवि के कारण मित्र थे वो, तो उसमें ठीक है हमारे साथ थे। उधर मंगलेश डबराल थे जो जनसत्ता और फिर सहारा का फीचर देखते थे, वो भी पहले से कवि के कारण। माने ये जो कविता का रिश्ता जो बना हुआ था, इस रिश्ते ने अपने आप एक जोड़ दिया। और मान लीजिए ये सब सहयोग भी था, लेकिन इसमें कुछ सायास और अलग से नहीं था, ये सब जो स्वाभाविक था उतना ही था। आपके बचपन की कोई ऐसी याद जिसे याद करके आप बहुत दुखी हो जाते हों या फिर बहुत खुश हो जाते हों, ऐसी कोई घटना हो तो वो बताइए। होता क्या है कि दुख जब जितना दूर होता चला जाता है ना, तो फिर वो एक करुण रस में बदलता है। तो करुण में भी एक रस है। धीरे धीरे जैसे आप डिटैच्ड होते, जैसे जैसे आप उससे अलग होते चले जाते हैं, तो अपने जीवन की, अपने अनुभवों, अपने भीतर की भी जो करुणा है, वो हमें एक ख़ास तरह का, मतलब उसका रसास्वादन ही होता है अंततः। तो दुख और सुख का सब चलता रहता है। तो आपको कौन सी चीज़ें दुखी करती है, निर्भर इस पर करता है, और आपकी कौन सी चीज़ें सुख पहुंचाती है, ये इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। होता क्या है कि मनुष्य के भीतर की जो ऐशनाएँ हैं ना, उसमें बहुत सारी चीज़ों से इतने हम लोग मुक्त होते चले गए। बहुत पैदा भी नहीं बचपन में हुआ था कि इसको लेके बहुत सुख दुख नहीं था, लेकिन एक चीज़ जिससे कभी मुक्त नहीं हुआ मैं, उससे आज तक ग्रस्त रहा हूँ, वो जिसे हम कहते हैं यश की
ऐशना, इच्छा, तृष्णा में जो माना जाता है, तो यश, तो कोई अगर आपको प्रसिद्धि मिले, कोई आपका नाम हो, किसी चीज़ में आपका नाम लिया जाए, आप एक अच्छा रिजल्ट करें, आप एक अच्छा व्याख्यान देते हैं और शिक्षकों के द्वारा आपको एक तारीफ़ मिलती है, तो ऐसे खुशी के छोटे छोटे पल आते थे। और ऐसे एक नहीं, और एक ही स्तर के 10-20 हो सकते हैं। प्रेम का भी अपना सुख होता है और दुख भी होता है। तो न मुझे उसको लेके कोई उस तरह का गहरा सुख का एहसास है, ना बहुत दुखी होने का, क्योंकि ऐसा कोई प्रेम नहीं किया था कि जिसके टूट जाने के कारण बहुत दुखी हूँ, तो ऐसा भी नहीं था। लेकिन ये था कि मैं अच्छा था, बचपन में देखने उठने में था, तो उसका एक फ़ायदा था कि आकर्षण बनता था लोगों का, तो वो लड़कियों का, तो वो एक आकर्षण सिर्फ एक आंतरिक सुख देता है कि अरे देखो मेरा ऐसा, अच्छा पढ़ने में भी अच्छा था, तो मेरे मुझसे इतना प्रभावित। लेकिन वो सब, ये सब चीज़ें, उसमें भी कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है ऐसा कि जिसको याद रखा जाए कि एक बड़ी घटना हुई हमारे जीवन में। सर, आपको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं, उनके बारे में बताइए। पुरस्कारों को लेकर कोई बहुत आग्रही और दुराग्रही मैं नहीं रहा। मैं ये मानता हूँ कि आदमी जब लिखता है तो मूल ये है कि उसमें कुछ ऐसा हो जो पढ़ने वाले को प्रभावित करे, और फिर कुछ ऐसे पढ़ने वाले हों जो उस प्रभाव तक पहुँच पाए। रचना की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है। लेकिन पुरस्कारों से एक होता क्या है कि आपकी चीज़ें, कई बार चीज़ें अपने समय में महत्वपूर्ण होकर भी पहचानी नहीं जाती है, बहुत बाद के समय में पहचानी जाती है। तो पुरस्कार का लाभ ये होता है कि उसे तत्काल पहचान लिया जाता है। अगर वो गलत ढंग से मिल गया है तो वो कुछ दिन के बाद वो भी पता चल जाएगा कि ये इसे दे तो दिया गया लेकिन ये किसी काम की चीज़ नहीं है, क्योंकि अंततः पाठक और जनता का जो न्याय होता है वही सर्वोपरि होता है। लेकिन फिर भी अपना महत्व है। मुझे सबसे पहले पहला संग्रह आया था तो उस समय बिहार के स्तर का एक पुरस्कार था, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, 92 में आया, 94 में पुरस्कार मुझे मिला था। वहाँ से तो उससे का एक लाभ तो था, देश भर के लोगों ने मुझे पत्र लिखे और फिर आयोजन भी हुआ और लोगों का ध्यान उस संग्रह की ओर गया। महत्वपूर्ण है कि ध्यान गया, लेकिन अंततः बचना उसी को था, संग्रह को ही बचना था, फिर बचा। लेकिन उसके बाद चूँकि मैं इन पुरस्कारों की लॉबी में रहता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी लोग समय समय पर कुछ ऐसा कंपल्सन होता है कि वो दे भी दिया जाता है। तो कुल मिला के इधर जो 2-3 और महत्वपूर्ण पुरस्कार मुझे मिले, वो 9 से शुरुआत, 2009 में शमशेर सम्मान, उसके कुछ वर्षों के बाद में केदार सम्मान, और उसके बाद एक सरकारी सम्मान जो बिहार का होता है था, वो नागार्जुन सम्मान। तो वो सम्मान पैसे की दृष्टि से जरूर बड़ा सम्मान था, 2 लाख रुपए उसमें मिलते हैं, लेकिन उसकी कोई सरकारी सम्मानों की कोई वैसी बड़ी प्रतिष्ठा रहती नहीं। तो ये सब सम्मान मिले समय समय पर, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी रचनाओं को जिन लोगों ने पसंद किया, मेरी कविताओं पर जिन लोगों ने बातचीत की, जो लेख लिखे गए, जो टिप्पणियाँ लिखी गई, जो बहसों में जो कविताओं को शामिल किया गया, या मेरी वैचारिक टिप्पणियों को हमारे मित्रों ने जिस तरह से लिया कि उससे बहुत सारी राजनीतिक दिशा निकली, ऐसा कह के मेरा मनोबल बढ़ाया कहिए, तो वो ज़्यादा बड़ा पुरस्कार है मेरे लिए। लेकिन इस बीच में ये पुरस्कार मिले तो इनका कोई ये महत्वहीन नहीं है, और इसमें कोई इतराने वाली चीज़ भी नहीं है। ना तो ये पुरस्कार लेना ना तो शर्म की बात है, और न ही पुरस्कार लेना या प्राप्त होना कोई गर्व की बात है। एक सामान्य प्रक्रिया के रूप में ही इसे देखा जाना चाहिए, और उसी रूप में देखता हूँ मैं। अंत में सर यह पूछना चाहूँगी कि आप नए लेखकों को कोई सूचना देना चाहेंगे? देखिए स्वाति जी, ऐसा है कि 2 बातें हैं। एक तो मेरी आदत नहीं है संदेश देना, उपदेश देना। उम्र तो अब हो गई है, उपदेश देने वाली ही उम्र में तो पहुंच चुका हूं मैं, लेकिन अभी अपने को भीतर से इतना युवा भी मानता हूं और है नहीं कि उपदेश दिया जाना चाहिए, पहली बात है। दूसरी बात कि ये पीढ़ी भी नहीं है उपदेश सुनने वाली। अगर जो लोग दे रहे हैं ना उपदेश, वो भी अप्रासंगिक हो रहे हैं, क्योंकि ये पीढ़ी उपदेश सुनने वाली नहीं है। ये संवाद करने वाली पीढ़ी तो है, वो भी एक छोटा हिस्सा ही। बाकी जो एक आत्ममुग्ध हिस्सा है वो तो संवाद भी नहीं करती, वो तो आपको हंस देगी, आपको गाली दे देगी, या ज़रूरत पड़ने पर आपकी खुशामद भी कर लेगी आपसे प्राप्त करने के लिए। तो उन लोगों को छोड़िए, जो अच्छे भी लोग हैं तो वो भी उपदेश नहीं सुन सकते, संवाद। तो युवाओं से संवाद मेरा है, लगातार है,
और मैं यही संवाद में ये रहता है कि उस बीच में हम लोग बातचीत करते हैं कि क्या दिशा होनी चाहिए रचनाशीलता की, कविता की, कहानी की। हम अपने समय को कैसे देखें, राजसत्ता को कैसे देखें, समाज को विभाजित करने वाली ताकतों को कैसे पहचानें, समाज को जोड़ने वाली ताकतों को आगे लाने के लिए क्या उपक्रम करें। ये हमारी जो चिंता है, ये युवाओं की भी चिंता है। और इस चिंता के साथ मैं उपदेश नहीं दे रहा हूँ, मैं उस चिंता में उनको शामिल कर रहा हूँ। मैं इस अपनी चिंता में शामिल करता हूँ कि एक बात ज़रूर है कि आप एक लेखक हैं तो 2-3 बातें आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जो घटनाएं आपके सामने हो रही हैं, जो चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, उसको देखना ही महत्वपूर्ण नहीं है, उसकी पृष्ठभूमि को समझना कि ये कहाँ से ये चीज़ें आ रही हैं। अगर आप उसको नहीं समझते हैं, उस पूरी पृष्ठभूमि को, तो आप घटना का एक गलत अर्थ भी लगा सकते हैं। और दूसरा, उसे अपने जीवन अनुभव में शामिल करना। आपकी वैचारिक तैयारी इतनी होनी चाहिए। उसे वो रचना तो वो तभी बनेगी अगर पृष्ठभूमि के साथ एक अच्छी रपट बन जाएगी। एक रिपोर्टिंग लिखनी हो, देखिए, एक ख़राब रिपोर्टिंग लिखनी हो तो घटना को जानना पर्याप्त है, उसको जो मन में आए लिख दीजिए। लेकिन एक अच्छी रिपोर्टिंग लिखनी हो अगर आपको, या करनी हो, बोलनी भी हो, तो उसके पर्सपेक्टिव को, परिप्रेक्ष्य को, पृष्ठभूमि को समझना जानना ज़रूरी होता है, तो एक अच्छी रिपोर्टिंग बनती है। लेकिन उस रिपोर्टिंग को, उस घटना को अगर रचना में बदलना है, कविता में और कहानी में, तो उसे अपने जीवन अनुभव में शामिल करना होता है, अपने जीवन अनुभव का हिस्सा बनाना होता है। तो आप जीवन अनुभव का हिस्सा बनाइए इन घटनाओं को, और वो तभी संभव होगा जब आप संवेदना के स्तर पर उस घटना से जुड़ेंगे। विचार के स्तर पर जुड़ने से नहीं होगा, संवेदना के स्तर पर जुड़ेंगे तो। और संवेदना के स्तर पर जब आप जुड़ेंगे तब वो रचना बनेगी। आज हो क्या गया है कि आज बहुत सारा लेखक हमारे समय में ऐसा हो रहा है जो बहुत मनोगत है, उसका अपना मनोगत समय है, वो आज का समय नहीं है, वो हमारे समय को नहीं देख रहा है, वो एक काल्पनिक समय बना अपनी कविता में, अपनी कहानी में एक काल्पनिक समय रच रहा है। तो उसका मतलब नहीं होता। हमें आज के समय से टकराना होगा, देखना होगा, टकराना होगा, तभी हम समय को संबोधित करने वाली रचना दे सकते हैं। और जब हम समय को संबोधित करने वाली रचना दे पाएंगे, तभी वो रचना समय को उद्वेलित करेगी। कभी कभी सीधी सच्ची बात, सामान्य सी लगने वाली बात भी, अगर उसको एक रचनाकार अपने अनुभव में शामिल करता है, तो वो एक बड़ी बात हो जाती है और वो बहुत लोगों को प्रभावित कर जाती है। जैसे गुजराती की एक कवयित्री वो पारुल खक्कर, उसकी कविता में कोई कला नहीं है, कोई ख़ास गुण नहीं है, छंद है, एक रिद्म जरूर है, शववाहिनी गंगा। अब गंगा की जो विडम्बना, तो गंगा की इस विडम्बना का एक चित्र खींचा उसने सीधा। लेकिन उस चित्र में क्या है कि उसने कम से कम अपने को इन्वॉल्व, मतलब वो पूरा का पूरा इस तरह से गंगा को और उन लाशों को देखती है कि जैसे ये सब कुछ उसके जीवन में घटित हो रहा है। इसलिए वो इतना प्रभावशाली चित्र बन जाता है उसका कि पूरी सत्ता उसके विरुद्ध खड़ी हो जाती है जी। 24 पंक्ति की कविता पर हैं के विरुद्ध पूरी राजसत्ता खड़ी हो जाती है। तो वो होता है। हिंदी में भी ऐसी कविताएं लिखी गई जिस समय में छोटी छोटी घटनाओं पर भी, जैसे जुनैद की हत्या हो गई हो, उस पर काफ़ी लोगों ने लिखा। मतलब ये है कि हिंदी में नई शताब्दी में समाज की क्रूरता इतनी बढ़ी है, जिसकी शुरुआत हुई थी गुजरात कांड से। गुजरात के दंगे से 2002 के बाद से समाज विभाजित हुआ कई स्तर पर, और वो समाज का जो विभाजन हुआ है, उस विभाजन की त्रासदी लगातार समाज झेलता रहता है, लगातार चीज़ें होती रहती हैं, और रचनाकार उसको देखता है और देख रहा और लिख रहा है। उसको, नई पीढ़ी को भी उसको उसी तरह से देखने और लिखने और समझने की ज़रूरत है। जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास में नई भाषा है, नया शिल्प है, नई तरह से सोचने समझने का अनुभव है, तो वो ऐसा कर पा रहे हैं तो अच्छा कर पा रहे हैं। जो ऐसा नहीं कर रहे हैं, उनको ऐसा करने के संघर्ष में शामिल रहना चाहिए। इससे ज़्यादा और अलग मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, बल्कि ये कहूँगा कि हमारे समय की रचनाशीलता, युवा पीढ़ी की रचनाशीलता बहुत बेहतर ही है, पिछले किसी समय से ज़्यादा बेहतर है। जो हमारा समय था, यानी हमारे युवा दिनों का जो समय था, उससे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमारे समय नरेशन फिक्स्ड था।
विचारधारा फिक्स थी, ये विचारधारा है सत्ता की, ये विचारधारा जनता की, ये वामपंथ है, मार्क्सवाद है, तमाम 300 के प्रभावों से सब लगभग फिक्स था और हम किसी न किसी तरह से उसी एक सांचे में आए और अपना संघर्ष किया तमाम चीज़ें। अब ये समय ऐसा है जिसमें इस तरह का कोई नरेशन फिक्स्ड नहीं है, कोई विचारधारा फिक्स नहीं है, सवाल हर जगह सवाल ही सवाल, सवाल ही सवाल है। तो ऐसे समय में चुनौतियाँ बहुत होती है, लेकिन ऐसे समय की रचनाशीलता जो है उसकी आंतरिक गतिशीलता भी बहुत होती है जो बहुत लंबे समय तक प्रभावित करती है। तो ये कह रहा हूँ कि अभी ऐसा समय है कि अभी जो पीढ़ी आई है बहुत ही सजग है, बहुत ही प्रतिभाशाली लोग भी हैं और वो कर रहे हैं चुनौती, वो करेंगे भी क्योंकि चुनौतियाँ बहुत हैं उनके सामने। मुझे याद है कि मैं इसी बात पर समाप्त करूँगा कि मैंने अपने बेटे से, जो कि बहुत पढ़ा लिखा है, उससे तो कभी नहीं पूछा, लेकिन उसी की उम्र के एक लड़के से पूछा हमने कि भाई ये क्या है। हम लोग जब थे युवा चलते थे तो हम तो आज भी ऐसा नहीं है कि कोई मंदिर दिखाई दे, कोई देवता दिखाई दे तो फट से ऐसे प्रणाम कर दिया, तो हम लोग करते नहीं थे। कुछ लोग करते थे तो करते थे, लेकिन मैं तो नहीं करता रहा ये। अब तुम लोग जहाँ देखते हो तो इस तरह से क्यों कर लेते हो, क्या लगता है कि सचमुच ईश्वर है कुछ पैदा हो गया। तो उसने एक बड़ी अच्छी बात कही, बोला अंकल आप लोगों के समय इतना क्राइसिस नहीं था। सही कहा आपने। आप जिस समय में थे इतना क्राइसिस नहीं था। तो ये जो झुकना है ये आस्था का प्रतीक नहीं है, ये संकट का प्रतीक है। तो हमारे समय में संकट बहुत है तो चुनौतियाँ भी बहुत है उसकी, और जो उस चुनौतियों से जितना ज़्यादा जूझेगा वही रचनाशीलता को उतना आगे ले जाएगा। हमारी शुभकामनाएं उन्हीं लोगों के साथ है। सर आपने अपना समय हमारे चैनल के लिए दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार स्वाति जी, हमारी बातें सुनी। आपके प्रति, इस चैनल के प्रति, इस कार्यक्रम के प्रति एक बार मैं फिर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। दर्शकों, बीते दिनों में आप सभी ने कई समस्याओं का सामना किया है। कई लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया और कई लोगों ने लॉकडाउन में बहुत मुश्किल से अपनी ज़िंदगी बिताई। मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि आप कोरोना के सारे नियमों का पालन करें, 2 गज की दूरी बनाकर रखें, मास्क पहन कर रखें और अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करें, जिससे हम सब भारतवासी कोरोना की तीसरी लहर से बच सकें।